हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जैसा कि क्लास 11th के जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम 19 मार्च 2025 को है, तो उनके लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें पिछले साल का जो आपका फाइनल ईयर पेपर है, पिछले साल का 11th का जो फाइनल ईयर पेपर है उसको हम आज यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और हम बात करेंगे कि आपका जो पेपर है उसमें क्वेश्चंस किस टाइप से आएंगे, क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। और उन क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व इन द सेंस अटेम्प्ट कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो इस वीडियो से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है, जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो कैसा होगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा और इसके साथ साथ आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये आपका एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है 23, 24, 2023, 2024 का क्लास 11th कंप्यूटर साइंस, जिसका आपका सब्जेक्ट कोड आपका है 083। इसके अंदर आपके टोटल जो टाइम मिलता है आपको वो 3 आवर्स का मिलता है, ठीक है। और मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं वो 70 मार्क्स होते हैं, तो पेपर आपका 70 मार्क्स का होगा। उसके साथ साथ आपको जो इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, वो टोटल आपको मिलेंगे 35 क्वेश्चंस, ठीक है ना। टोटल क्वेश्चन कितने मिलेंगे? 35 मिलेंगे और आपके 5 सेक्शंस होंगे, ABCDE। तो पहला सेक्शन जो होता है उसमें आपके 18 क्वेश्चन थे, इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, 21 क्वेश्चन हो सकते हैं आपके। तो सेक्शन ए में आपके 18 क्वेश्चन, 1 to 18 ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, 1 नंबर का है हर क्वेश्चन। सेक्शन बी में आपके 7 क्वेश्चन हैं, 19 to 25 2 मार्क्स के। सेक्शन सी आपका 5 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, 26 to 30, और हर क्वेश्चन जो है ईच क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। सेक्शन डी आपका उसमें 2 क्वेश्चन होंगे, 31 and 32, और ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा इसके अंदर। और सेक्शन ई है, उसमें आपके 3 क्वेश्चन होंगे, 33 to 35, और एक क्वेश्चन, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितना होगा? 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो भी आप क्वेश्चंस का आंसर देंगे उसमें आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी है? पाइथन, ठीक है। आप अदर किसी लैंग्वेज को यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन का पैटर्न है। पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे, टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे और उनका जो मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ, ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए, और हम एक एक क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कशन भी करेंगे अच्छे से, ठीक है ना, ताकि जिन बच्चों ने पहले तैयारी नहीं कर रखी है वो इस पेपर को, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो इस पेपर के बेस पर भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देखो, ये सेक्शन ए है हमारा, ठीक है, सेक्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। स्टेट ट्रू एंड फॉल्स द आउटपुट ऑफ एंड गेट, द आउटपुट ऑफ एंड गेट इज फॉल्स ओनली इफ बोथ द इनपुट्स आर ट्रू। तो एंड गेट का आउटपुट फॉल्स कब होता है? तो इसके लिए आपको एंड गेट की जो ट्रुथ टेबल है वो पता होना चाहिए, ठीक है ना। जो एंड गेट की ट्रुथ टेबल है वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है ना। वो कैसे होती है वो देखिए। आपके पास एंड गेट के अंदर मान लो एक वेरिएबल ए है, एक बी है, और ए डॉट बी, ये एंड गेट होता है, ठीक है ना। मैंने ट्रू फॉल्स बनाया, ठीक है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो एंड गेट में क्या होता है? जब दोनों आपके वेरिएबल ट्रू है जब भी आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो, द आउटपुट ऑफ एंड गेट इज फॉल्स इफ बोथ द इनपुट्स आर ट्रू। जब दोनों इनपुट मेरे ट्रू है तो आंसर क्या आ रहा है? मेरा ट्रू आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? ये फॉल्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया? फॉल्स। मतलब स्टेटमेंट क्या है? गलत है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया आपका? फॉल्स। सेकंड, विच यूनिट ऑफ द सीपीयू परफॉर्म्स ऑल लॉजिकल एंड अर्थमेटिकल ऑपरेशन। सीपीयू की कौन सी यूनिट लॉजिकल एंड अर्थमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है? जो भी क्वेश्चन है आप वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर दीजिए और चेक कीजिए कि क्या आपको आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो कौन सी
सीपीयू की यूनिट है जो लॉजिकल एंड अर्थमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। कीबोर्ड, सीयू, एएलयू, माउस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एएलयू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एएलयू। ठीक है ना, एएलयू। एक सेकेंड, ठीक है, आंसर विल बी एएलयू। क्वेश्चन नंबर 3, डैश कन्वर्ट्स प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू बाइनरी लैंग्वेज। तो ऐसा कौन सा प्रोग्राम है, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है? तो देखिए हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक टॉपिक आता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, तो साथ साथ में आपको मैं टॉपिक भी कंप्लीट करवा दूंगा भाई। लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक टॉपिक क्या आता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है ना, फर्स्ट यूनिट में आता है ये। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले होता है कंपाइलर, सेकंड नंबर होता है असेंबलर, और थर्ड नंबर क्या होता है? इंटरप्रेटर। ठीक है ना, ये तीन होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर क्या करता है, जो आपका प्रोग्राम है किसमें? हाई लेवल लैंग्वेज में। ठीक है ना, एक पेज ऐड कर लेता हूँ इसमें ना, ताकि आपको अच्छे से दिखाऊँ। एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये तीन होते हैं। पहला कौन सा होता है? कंपाइलर, दूसरा होता है इंटरप्रेटर, और थर्ड होता है आपका असेंबलर। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर क्या करेगा? हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम आपने लिखा है, हाई लेवल लैंग्वेज में जो आपने प्रोग्राम लिखा है, उसको कन्वर्ट किस में करेगा? मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज कह लो या बाइनरी लैंग्वेज कह लो, लेकिन ये क्या करेगा? कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ, मतलब कंप्लीट प्रोग्राम एक साथ। ठीक है ना, कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ करेगा। ठीक है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर सेम वर्क करता है कंपाइलर का, लेकिन ये क्या करता है? प्रोग्राम को कन्वर्ट कैसे करेगा? लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। ठीक है, और असेंबलर क्या करेगा? असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को, असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा किस में? बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। समझ गए? तो आपको बताइए इसका आंसर क्या होगा? डैश कन्वर्ट्स प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू बाइनरी लैंग्वेज। आंसर विल बी ऑप्शन डी। आंसर विल बी ऑप्शन डी, असेंबलर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ये वेरिएबल का क्वेश्चन है, हर एग्जाम में जरूर आता है ये वेरिएबल। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम। इनमें से कौन सा एक वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है? ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको आइडेंटिफायर के रूल पता होना चाहिए। आइडेंटिफायर, अब आइडेंटिफायर क्या होता है? ये टोकन का ही एक पार्ट होता है। ठीक है ना, आप अपने प्रोग्राम में किसी वेरिएबल को नेम देते हैं, आप कोई फंक्शन का नाम देंगे, फंक्शन का नेम देंगे, या आप कोई लिस्ट बनाएंगे, आपने कोई टपल बनाई, तो उनके जो नेम होते हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर बोलते हैं। ठीक है ना, तो आइडेंटिफायर को बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को आपको ध्यान देना है। सबसे पहला रूल क्या होता है कि जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल, फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल वो क्या होना चाहिए? या तो अंडरस्कोर हो या फिर अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स। ठीक है ना, और ये क्या हो सकता है? A से Z, या फिर कैपिटल में भी हो सकता है। मतलब फर्स्ट लेटर ये हो सकता है। सेकंड, आफ्टर फर्स्ट लेटर
वी मे यूज न्यूमेरिक ऑल्सो, डिजिट्स ऑल्सो, ठीक है ना, डिजिट्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दो हो गए। उसके साथ साथ कोई भी स्पेशल सिंबल आप यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसमें कोई भी स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। थर्ड रूल क्या कहता है, नो स्पेशल सिंबल, नो स्पेशल सिंबल विल बी यूज, ठीक है ना। जैसे कि आपका कोमा हो गया, स्पेस हो गया, एट द रेट हो गया, हैश हो गया, है ना, कोमा, जैसे मान लो हैश आपने यूज़ कर लिया, एट द रेट हो गया, इनको यूज़ नहीं करना। फोर्थ, कीवर्ड को आप आइडेंटिफायर की तरह यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आप किसी भी वेरिएबल का नेम आप 4 नहीं बोल सकते कि 4 इक्वल्स टू 2, तो ये गलत है ये, ठीक है। अब आप इन 4 रूल्स को यूज करके आप ये बताओ कि यहाँ पर क्या आंसर आएगा, ठीक है। आंसर बताइए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड, क्या ABC वैलिड है क्या, यस वैलिड, ABC 1 2 वैलिड, ABC _ 1 2 वैलिड, लेकिन यहाँ बीच में स्पेस दे दिया तो इसका आंसर क्या हो गया, ये नॉट वैलिड है, तो आंसर क्या हो गया, बी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स विल द फॉलोइंग लूप प्रिंट हेलो, कितनी बार ये लूप हेलो को प्रिंट करेगा, ठीक है। कितनी बार ये लूप क्या करेगा, हेलो को प्रिंट करेगा। तो कितनी बार प्रिंट करेगा, प्रोग्राम हमने देखा यहाँ पे, ये आपको दे रखा है 4a इन रेंज 1,20,3 और अंदर वाला स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट हेलो, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि कितनी बार लूप रन होगा, है ना। लूप के अंदर जो स्टेटमेंट है ये वाला, ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। तो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, जितने नंबर्स ये रेंज फंक्शन जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास रेंज फंक्शन कैसे जनरेट करता है, कैसे काम करेगा। तो रेंज फंक्शन का काम क्या होता है, रेंज सबसे पहला जो वैल्यू होती है स्टार्ट, सेकंड होती है एंड, और थर्ड होता है स्टेप, ठीक है ना। जो रेंज फंक्शन है उसके 3 पार्ट होते हैं, स्टार्ट, एंड और स्टेप, है ना। तो ये 1 स्टार्ट की वैल्यू कितनी है 1, एंड 20 और स्टेप कितना है 3। तो ये 1 से स्टार्ट करेगा और 20 से एक कम 20 - 1 19 तक वैल्यू प्रिंट करेगा, लेकिन यहाँ पे स्टेप की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है ना। तो रेंज हमारे पास जो जनरेट करेगा सीक्वेंस, है ना, जो नंबर्स की सीक्वेंस को जनरेट करेगा वो क्या होगी, सबसे पहले होगा 1, फिर 1 के बाद जस्ट थर्ड, ठीक है ना। 1 के बाद क्या हो जाएगा, थर्ड एलिमेंट, मतलब 1 के बाद जस्ट थर्ड पे चले जाओ, तो 1 के बाद 3 गैप दो तो क्या आ जाएगा 4, 4 के बाद 3 गैप दो 7, 7 के बाद 3 गैप दो 10, फिर 3 13, फिर 3 16, फिर 3 19। तो आप ये देखो कितने नंबर इसने जनरेट किए, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 टाइम्स ये जो फॉर लूप के अंदर स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा। मतलब आंसर क्या आएगा, मतलब हेलो कितनी बार प्रिंट होगा 7 टाइम्स, ठीक है ना। तो इस प्रोग्राम से आपको पता होना चाहिए कि रेंज फंक्शन कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। रेंज फंक्शन जो है वो क्या काम करता है। तो रेंज क्या है, एक सीक्वेंस जनरेटर है, ये क्या है, ये सीक्वेंस जनरेटर, ये नंबर की सीक्वेंस को जनरेट करता है, ठीक है ना। ये क्या है, सीक्वेंस जनरेटर है। और कैसे काम करता है, ऐसे, चलो हम थोड़ा एग्जांपल लेते हैं इसका। अगर आपके पास रेंज 5 है तो ये कौन सी सीक्वेंस जनरेट करेगा बताओ, ये 0 से 4, ठीक है ना, 0 1 2 3 4, वेरी गुड। और अगर आपके पास ये रेंज 1 से 8 है तो ये कौन सी सीक्वेंस जनरेट करेगा, 1 2 3, ऐसे करते करते कहाँ तक, 7 तक, ठीक है ना। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखो, अमन वांट्स टू प्रिंट हिज नेम 20 टाइम्स।
अमन क्या करना चाहता है, अपने नाम को 20 टाइम्स प्रिंट करना चाहता है. सो ही राइट्स ए पाइथन कोड फॉर द सेम बट ही इज़ नॉट एबल टू कंप्लीट इट. हेल्प अमन टू कंप्लीट द कोड बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स. अब देखो भाई, यहाँ पर हमारे ये हमें कोड दे रखा है ना, ये हमें कोड दे रखा है. अब वाइल लूप में देखो ये असाइनमेंट हो गया है ना, ये कंडीशन हो गई, और ये क्या हो गया आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. ठीक है ना, आप उसको वैल्यू को बढ़ाएंगे भी. तो यहाँ पे क्या है, a इक्वल्स टू 1, सबसे पहले वैल्यू क्या दे रखी है, a इक्वल्स टू 1. फिर वाइल कंडीशन क्या दे रखी है, a लेस देन 40. ठीक है, ये कंडीशन आपकी. अब ये बताओ 20 टाइम्स इसको क्या करना है, प्रिंट करना है ना. तो 20 टाइम्स जब प्रिंट करेगा, तो अगर ये यहाँ पर a इक्वल्स टू a प्लस 1 कर दे, तो मतलब पहली वैल्यू 1 है, 1 a की वैल्यू क्या है 1, 1 लेस देन 40 ट्रू, और उसने प्रिंट क्या कर दिया, अमन. फिर हमने a प्लस 1 कर दिया, a की वैल्यू क्या हो गई 2, 2 लेस देन 40, फिर प्रिंट कर दिया अमन. ऐसे क्या होगा, जब हमने 1 ऐड किया तो ये क्या करेगा, बार बार जाएगा, मतलब कितनी बार प्रिंट करेगा 40, लेकिन हमें कितना करना है, हाफ करना है ना इसका 20. तो हम क्या करेंगे, a इक्वल्स टू a प्लस 2 कर देंगे. ठीक है ना, जब हमें 20 करना है. अगर हमें इसका थर्ड करना होता, मतलब 40 डिवाइड बाय 3 कर देते हम. ठीक है, मतलब 13 टाइम प्रिंट करना होता, तो फिर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे a प्लस 3 कर देते हैं. ठीक है, समझ गए. तो बताओ 20 टाइम्स के लिए हमने वैल्यू क्या दी इसको, 20 टाइम्स के लिए हम क्या करेंगे, 20 टाइम्स के लिए हम यहाँ पर कर देंगे +2. ठीक है ना, तो 20 टाइम्स के लिए +2 करेंगे. ये आप इसलिए भी समझ सकते हो कि पहले देखो, दोबारा से बताता हूँ इसका कॉन्सेप्ट आपको. आपके पास ये कोड है, a इक्वल्स टू 1 वाइल a लेस देन 40 प्रिंट ए अमन. ठीक है, और यहाँ पे क्या है, a इक्वल्स टू a प्लस और ये डैश है. अब आपने सपोज करो यहाँ पे 1 किया. ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या हुआ भाई, a इक्वल्स टू 1 है ना, a की वैल्यू कितनी है 1, 1 लेस देन 40, यस, प्रिंट क्या हो गया, अमन. अमन प्रिंट किया. फिर a की वैल्यू 1 + 1 कितनी होगी 2, है ना. यहाँ के बाद क्या होगा, वापस वाइल लूप पे जाएगा ये, और यहाँ से यहाँ आएगा, ये चलता रहेगा. और ये कब तक चलेगा, जब तक आपकी ये कंडीशन क्या नहीं हो जाती, फॉल्स नहीं हो जाती. ठीक है ना, ऐसे चलता जाएगा ये. तो ये देखो a की वैल्यू 1, फिर a की वैल्यू क्या होगी 2, फिर 2 में फिर प्रिंट करेगा अमन, मतलब 2 में 2 टाइम्स हो गया. ऐसे 1 फिर बढ़ेगा 3, ऐसे चलता जाएगा ये. तो जैसे ही आपका 39 पर पहुंचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक प्रिंट हो जाएगा. ठीक है ना, लेकिन जैसे ही 40 हुआ तो कंडीशन फॉल्स बार. तो ये टोटल कितने हो गए, ये कम से कम 40 टाइम्स रन हुआ. ठीक है ना, लेकिन हमें कितना करना है 20 टाइम्स. तो हम जस्ट इसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे. तो मतलब यहाँ पे क्या कर देंगे, a1 की जगह क्या हमने क्या किया 2 किया. तो ये वाला 1 वाला प्रिंट हुआ, फिर 2 वाला नहीं होगा, फिर 3 वाला प्रिंट हो जाएगा. ठीक है ना, फिर 4 वाला नहीं होगा, मतलब जो सम नंबर्स है इवन वाला है, इवन वाले नंबर पे प्रिंट नहीं होगा. ठीक है ना, a1 3 5 7 ऐसे. तो टोटल हमारे पास कितने टाइम प्रिंट हो जाएगा 20 टाइम्स. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा. ठीक है ना. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि हमें कवर करना है इसको. अब देखो, कंसीडर द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट एंड देन चूज द करेक्ट आउटपुट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन. ये आपके पास x एक लिस्ट है ना, क्योंकि लिस्ट में क्या होता है, हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं. x आपकी क्या है, एक लिस्ट है, y भी एक लिस्ट है आपकी 5 6 7. अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, x डॉट अपेंड y दे रखा है. तो अपेंड फंक्शन क्या काम करता है, अपेंड फंक्शन क्या करेगा, सिंगल एलिमेंट को, है ना, ये क्या करता है, एड्स सिंगल एलिमेंट. जो अपेंड फंक्शन है, एड्स सिंगल एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट.
अपेंड फंक्शन क्या करता है, ऐड ए सिंगल एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर हमें मोर देन वन एलिमेंट्स को ऐड करना हो तो हम कौन से मेथड का यूज़ करेंगे लिस्ट में, कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो अपेंड ने क्या किया, सिंगल एलिमेंट को ऐड कर दिया। तो x हमारे पास पहले तो 1 2 3 4 थी, अब इसके बाद इस फंक्शन के बाद x हमारी क्या हो जाएगी, 1 2 3 4, और सिंगल एलिमेंट मतलब कि ये जो y है इसको उसने एज ए सिंगल एलिमेंट ट्रीट किया है और ये इसने ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड कर दिया। अब देखो, अब कह रहा है प्रिंट x4, किसको, x4 को प्रिंट करो। अब ये 4 क्या है, इंडेक्सिंग, तो इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से, 0 1 2 3, और फोर्थ एलिमेंट कौन सा हो गया, ये पूरा। ठीक है ना, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 7th का सी आंसर। ठीक है, 7th का क्या हो गया, सी, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, 7th का आपका क्या हो गया, सी। ठीक है, तो 7th का क्या हो गया, सी आंसर। चलिए 8th क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग टपल टी, अब हमें क्या दे रखा है, टपल टी, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू प्रिंट 8। अब आपको क्या करना है, इस 8 को प्रिंट करना है, इस वाले को। ठीक है ना, तो इस वाले को प्रिंट करना है हमें, प्रिंट 8 फ्रॉम द टपल टी। तो बताओ भाई आउटपुट क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ आप लोग। तो आपके पास ये आपकी टपल है 1 2 4, और ये आपकी लिस्ट है 5 6 8 और 10। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे इंडेक्सिंग का काम होगा सारा। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 0 1 2, और ये पूरी जो लिस्ट है ना, ये आपका क्या हो गया, थर्ड एलिमेंट। ठीक है, फिर इस थर्ड एलिमेंट लिस्ट के अंदर, इस थर्ड एलिमेंट जो आपकी लिस्ट है उसके अंदर फिर से इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3, और आपको प्रिंट किसको करना है, 8 को। ठीक है ना, तो 8 के लिए आप क्या इंडेक्सिंग यूज़ करेंगे, टी ऑफ 3, और उसके साथ में क्या इंडेक्सिंग यूज़ करेंगे, 2। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। 8th का आंसर बी। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फंक्शन इन टपल। आपकी टपल में कौन सा एक वैलिड फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो नॉट वैलिड की बात कर रहे हैं, कौन सा वैलिड नहीं है। तो टपल में कौन कौन से फंक्शन होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। लेन फंक्शन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बताने के लिए, सॉर्टेड फंक्शन होता है, सम होता है, लेकिन पॉप नहीं होता। पॉप क्यों नहीं होता, क्योंकि टपल आपकी कैसी है, आप बताओ, टपल म्यूटेबल है या इम्यूटेबल। टपल कैसी है, इम्यूटेबल। ठीक है ना, टपल कैसी है, इम्यूटेबल है। तो इम्यूटेबल के आप एलिमेंट्स में क्या कर सकते, चेंजेस नहीं कर सकते। तो जब चेंजेस नहीं कर सकते तो उसमें से आप डिलीट कैसे करोगे। तो इसलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड फंक्शन इज कॉल्ड पॉप। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 10, अब यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल गिव एरर, कौन सा स्टेटमेंट आपको एरर देगा। आपके पास एक स्टेटमेंट है Z 1 2 3 4 5, स्टेटमेंट 1 Z1 इक्वल्स टू 6, Z इक्वल्स टू 6 7 8। ठीक है ना, और प्रिंट Z। तो देखो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, Z 1 2 3 4 5, क्या इसमें कोई एरर है क्या, कोई एरर नहीं है, क्योंकि एक टपल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है जी, Z1 इक्वल्स टू 6। अब देखो स्टेटमेंट 2 Z1 इक्वल्स टू 6, आप ये देखिए Z क्या है भाई, एक टपल है ना। जब एक टपल है, आपने टपल क्रिएट कर दी, अब आप Z1 मतलब ये 2, इस 2 की जगह आप क्या कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं। तो क्या है, पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि टपल आपकी इम्यूटेबल होती है। टपल को आपने एक बार क्रिएट कर दिया तो आप उसमें इन प्लेस चेंजेस नहीं कर सकते, आप इस टपल के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है,
तो ये आपका स्टेटमेंट 2 में ही क्या आ गया, एरर आ गया। बाकी आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर लो। z = 678 कोई एरर नहीं हो जाएगा, और प्रिंट z में भी कोई एरर नहीं है, ठीक है ना। तो कौन सा स्टेटमेंट एरर प्रोड्यूस करेगा, स्टेटमेंट नंबर 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इस पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। a = आपको दे रखा है a, b = दे रखा है abc, प्रिंट a इन b, तो a क्या है, a इन abc। तो बताओ भाई क्या a इस abc में है, क्या है, तो है तो मतलब क्या हो गया, ट्रू, ठीक है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग कोड एंड फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स स्ट्रिंग हेलो विल बी प्रिंटेड। कितनी बार ये हेलो प्रिंट होगा। z = क्या दे रखा है, 1, वाइल z <10, ठीक है, और प्रिंट हेलो। अब देखो भाई ये कंडीशन z <10, सबसे पहले z की वैल्यू क्या है, 1 है ना। क्या इसमें 1 की वैल्यू चेंज हो रही है क्या। देखो z = 1, कंडीशन ट्रू, ये हेलो आया, प्रिंट कर दिया। फिर वापस क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, फिर चेक करेगा 1 <10, हेलो प्रिंट करेगा। फिर वापस जाएगा 1 चेक करेगा, <10, हेलो प्रिंट करेगा। क्योंकि 1 की वैल्यू कहीं चेंज ही नहीं हो रही, तो बार बार घूमता रहेगा। मतलब हेलो कितनी बार प्रिंट होगा, इनफाइनाइट टाइम, ठीक है ना। तो हेलो कितनी बार प्रिंट होगा आपका, इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 13, डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट टू रिप्रेजेंट ए कैरेक्टर और डाटा आइटम, है ना। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है हमारी, बिट होती है, पता ही है आपको, ठीक है। बिट से क्या बनती है, बाइट। पहले सबसे क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, बिट। फिर क्या होता है आपका बाइट, और एक बाइट में कितनी बिट होती है, 8 बिट, ठीक है ना। अच्छा चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 14, डैश इज हाई स्पीड मेमोरी दैट द CPU कैन एक्सेस मोर क्विकली देन इट कैन एक्सेस रैम। तो हाई स्पीड मेमोरी जो कि रैम से भी उसकी स्पीड ज़्यादा होती है ना, जो CPU की स्पीड को इंक्रीज़ कर देती है, वो कौन सी होती है, कैशे मेमोरी, ठीक है। कैसी होती है, कैशे मेमोरी। ओके क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई वेस्ट, है ना, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अब भाई इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या हो जाएगा आपका, क्या टोन पेपर होता है क्या, एम्प्टी वाटर बॉटल, ओल्ड क्लॉथ्स, नहीं। आपका ई वेस्ट में कौन सी कैटेगरी आएगी, ओल्ड फोन्स, ठीक है, ओल्ड फोन्स, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग क्या होती है, साइबर बुलिंग क्या होती है, जब आप किसी भी फ्रेंड को या किसी पर्सन को आप सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट पर कमेंट करते हैं ना, किसी पोस्ट पे आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, है ना, या उसको परेशान करेंगे, एम्बेरस करेंगे, है ना, या बदे बदे कमेंट करते हैं, तो उसको बोलेंगे साइबर बुलिंग। तो साइबर बुलिंग क्या हो गया, रमेश सेंट एन ईमेल टू हिज फ्रेंड विद ए मैसेज हेलो, नो, ऐसा तो नहीं होगा। रमेश सेंट ए मैसेज टू फ्रेंड सेइंग डू नॉट ट्राई टू कॉल और टॉक टू मी, इसमें कहाँ परेशान कर रहा है वो, ठीक है ना। रमेश अपलोडेड एन ओल्ड फोटो विद फ्रेंड विद कैप्शन मिस यू ऑल, इसमें नहीं कर रहा। ये क्या है, रमेश क्रिएटेड एन एम्बेरसिंग पिक्चर ऑफ हिज फ्रेंड एंड अपलोडेड ऑन ए सोशल नेटवर्किंग साइट, है ना, मतलब उसने उसकी एक ऐसी पिक्चर अपने फ्रेंड की क्रिएट की है और अपलोड कर दी फेसबुक पर, ताकि वो क्या फील कर रहा है, एम्बेरस कर रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, साइबर बुलिंग, ठीक है। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 और 18 जो है ये एजर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन है। ये आपके एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन पक्का आते ही आते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो क्या चीज़ है, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या होता है, ए स्टेटमेंट, ए आंसर आप जब देंगे जब बोथ ए एंड आर ट्रू है, ठीक है ना। ए आप कब देंगे, जब दोनों आपके करेक्ट होते हैं, ट्रू होते हैं, और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो रीज़न है वो इसका ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। लेकिन आपके दोनों ट्रू हैं, लेकिन आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो आप क्या करेंगे, बी आंसर करेंगे। ए ट्रू है, बी आर फॉल्स है, तो आप सी आंसर करेंगे। ए फॉल्स है बट आर ट्रू, तो आप डी आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए,
एजर्शन कह रहा है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू बी इंस्टॉल्ड इन आवर कंप्यूटर टू प्रिवेंट कंप्यूटर वायरसेस एंड अदर ऑनलाइन थ्रेट्स। ये ट्रू है, सही है, बात सही कर रहे हैं। रीजन क्या कह रहे हैं, हैकिंग एंड अदर ऑनलाइन फ्रॉड्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। भाई हम एंटीवायरस को क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि आजकल हैकिंग और अदर ऑनलाइन फ्रॉड्स ये इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। तो ये भी ट्रू है। और इसके साथ साथ ये क्या कर रहा है, इसके साथ साथ जो आर है वो इसकी ए की एक्सप्लेनेशन कर रहा है, क्योंकि हैकिंग और अदर ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ेंगे जब भी तो हम एंटीवायरस को यूज़ करेंगे, है ना। अगर आप ऑनलाइन कोई गेम डाउनलोड करते हैं उसके साथ कोई वायरस आ जाता है, जब भी तो आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18, एडिशन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड इन टपल। एडिशन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड इन टपल, ये ट्रू है, क्योंकि टपल कैसे होते हैं, इम्यूटेबल होती है। फिर रीजन क्या कह रहा है, टपल इज ए म्यूटेबल। अरे भाई टपल म्यूटेबल नहीं होता, टपल क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। तो ए तो ट्रू हो गया बट आर फॉल्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है। तो देखिए अभी हमने 18 क्वेश्चन किए हैं, है ना। अभी हम आगे भी करेंगे, जब तक आप इनको रिवाइज कीजिए। ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हमारा सेक्शन बी, यहाँ पर हमने सेक्शन ए को कंप्लीट कर लिया है, अब हम करेंगे सेक्शन बी को। तो सेक्शन बी में देखिए आपके पास यहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है ना। यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है सेक्शन बी में वो आपका क्या हो जाएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपके 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे वो सारे क्या थे, सिंगल मार्क्स के थे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए व्हाट, लो थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ मैं ताकि अच्छे से क्लियरली दिखे आपको। ये कह रहा व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। L1 दे रखा है 10 20 30, L2 दे रखा है 50 60 70। देखिए पाइथन इतनी ईजी है, अगर आप लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो बहुत सिंपल हो जाता है। ठीक है ना। और आपको सबसे मेन बात है, जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो उसके मेथड्स आपको आने चाहिए। ठीक है ना। और इतनी सिंपल, अगर आप एक बार मेथड्स को रीड कर लेते हैं तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को कर पाते हैं। तो देखिए L1 डॉट अपेंड, L1 डॉट अपेंड L2, मतलब ये क्या करेगा, L1 के अंदर L2 को अपेंड कर देगा। अपेंड कैसे करेगा, एज ए सिंगल एलिमेंट। ठीक है ना। तो L1 क्या थी हमारी 10 20 30 और L2 क्या है 50 60 70 ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि एक सिंगल एलिमेंट मानेगा इनको ये। ठीक है ना। 50 60 और 70, ये इस वाले लाइन का आउटपुट हो गया ये। ठीक है ना। फिर L1 डॉट एक्सटेंड L2, अब वापस इस L1 में, इसमें चेंज होगा, अब इसमें चेंज नहीं होगा। अब क्या होगा, अब हमारे पास L1 की वैल्यू क्या है, ये वाली है। ठीक है ना। अब इसमें चेंज होगा, अब इसमें क्या चेंज होगा, L1 के अंदर एक्सटेंड कर रहा है किसको, L2 को। तो L1 तो ये है ही हमारे पास 10 20 30 और ये 50 60 70 जो हमने अपेंड की थी। फिर हम क्या कर रहे हैं, L2 को एक्सटेंड कर रहे हैं L1 में। तो अब क्या करेगा, ये मोर देन 1 एलिमेंट को ऐड कर देगा। ठीक है, ये हो गया आपका। और फिर लास्ट में क्या है, प्रिंट L1, तो प्रिंट L1 करेगा तो ये जो L1 है ना, ये पूरा आपका आउटपुट में आ जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, आप ये लिखेंगे ऐसे, बस ऐसे लिखना है आपको, 10 20 30 50 60 70 50 60 और 70। तो ये इसका क्या हो गया, आउटपुट हो गया। ठीक है ना। अब थोड़ा सा मुझे जहाँ तक लगा आपको कुछ इसमें डाउट रहेगा कि सर आपने L1 को सेकंड वाले, इस वाले स्टेटमेंट में, ये मान लो ये सेकंड स्टेटमेंट है मेरा, इस वाले में आपने इस L1 को कैसे यूज़ किया। ठीक है। तो इसको कैसे यूज़ किया, सपोज़ करिए आपके पास a इक्वल्स टू 10 है ना। अब आपने a इक्वल्स टू a प्लस 5 कर दिया और b इक्वल्स टू आप कर देंगे a प्लस 2। तो बताओ b की वैल्यू क्या होगी, अगर आप प्रिंट b करते हैं तो b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना।
तो सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी है 10, लेकिन फिर यहाँ पे हमने ए की वैल्यू कितनी कर दी भाई 10 + 5 15 हो गया ना। इस ए की वैल्यू कितनी होगी 15। अब यहाँ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 + 2 होगी या 15 + 2, क्योंकि हमने इस वैल्यू को चेंज कर दिया। अब वैल्यू क्या लेंगे हम 15, तो 15 + 2 17। ठीक है, तो जो आपकी रिसेंट वैल्यू होती है, लेटेस्ट वैल्यू होती है, वही यूज़ करते हैं हम। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल था, इसमें सिर्फ आपको आउटपुट बताना था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से एक लाइन में लिखते हैं आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस का क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये क्या है ऑपरेटर प्रेसिडेंस का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। इसमें 2 मार्क्स का है, नहीं तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन MCQ में ज़रूर आता है ये। ठीक है ना, 12th में भी आता है ये क्वेश्चन, आपका 12th में 1 मार्क्स का पक्का आता है। 12वीं के अंदर जब आप जाएंगे तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका ये पक्का आएगा ही आएगा। तो देखो, जैसे आपके पास क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस। आपका जो ऑपरेटर दे रखे हैं इनकी, सबसे पहले आपको बताना है कि करेक्ट ऑर्डर क्या होगा प्रेसिडेंस का। ठीक है ना, और उसके बाद साथ आप क्या करेंगे, इवेल्युएट द एक्सप्रेशन एंड प्रोड्यूस आउटपुट। तो आपको 2 चीज़ें बतानी है। पहला तो आप क्या बताएंगे प्रेसिडेंस, मतलब किस सीक्वेंस में आप ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे। ठीक है ना, फिर सेकंड आप इसका आउटपुट बताएंगे। तो देखिए, आपके पास जब बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं तो आपको उनकी प्रेसिडेंस बतानी है। अब यहाँ पे ऑपरेटर कौन कौन से हैं, मॉड्यूलस, प्लस और एक्सपोनेंट या पावर जिसको आप बोलते हैं। तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा, इनकी जो प्रेसिडेंस है वो क्या हो जाएगी, सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा बताओ। सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा एक्सपोनेंट वाला पावर। ठीक है, फिर सेकंड कौन सा होगा मॉड्यूलस, और थर्ड कौन सा होगा प्लस। ठीक है ना, तो ये तो क्या हो गया इनकी प्रेसिडेंस हो गई। ठीक है, अब सोल्व कैसे करते हैं, सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे करते हैं। देखो, ये आपके पास दे रखी है एक्सप्रेशन 5 मॉड्यूलस 3 + 4 एक्सपोनेंट 2। तो सबसे पहले बताओ कौन सा है सोल्व होगा, एक्सपोनेंट ये वाला। तो 4 की पावर 2 कितना होता है 16। अब ये क्या हो गया आपके पास 3 और एक्सपोनेंट सॉरी मॉड्यूलस 5। अब आपके पास 2 ऑपरेटर है, एक मॉड्यूलस और एक प्लस। तो कौन सा सोल्व होगा पहले 5 मॉड्यूलस 3, इसका बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब 5 में जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचा 2, और लास्ट में आपके पास प्लस बच गया, तो आंसर कितना आ गया 18। ठीक है ना, तो इसका प्रेसिडेंस तो हमने ये बताई थी, प्रेसिडेंस ये वाली है। ठीक है ना, ये इतना करती है आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 मार्क्स मिल जाएगा। इतना लिखते हैं आपको 1 मार्क्स, 1 मार्क मिला। और आपने आउटपुट लिखा, आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन 18, इतना लिखते फिर 1 मार्क मिल जाएगा। तो ऐसे करके आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना, अब सेकंड वाला, मान लो आपने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया तो इसका और वाला कर लो, है ना। तो इसका जो और वाला क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। ठीक है ना, और वाला। अब और वाले में देखो, जो मैंने आपको पहले बताया था लास्ट पीछे पेज में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी ना, ये वाला, ये हमने और यहाँ पे इसका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो और वाले में कैसे करना है, ABC आपके पास वैल्यू गिवन है A, B, C 257। तो बताओ A में क्या वैल्यू आ गई, A, B, C। A में 2, B में 5 और C में 7। ठीक है, तो ये आपके वेरिएबल असाइनमेंट के टॉपिक है ये। ठीक है ना, ये जो आपको इसने यहाँ करा रखा है ये वेरिएबल असाइनमेंट का है। मतलब आपके पास अगर आप मान लो सेम वैल्यू को मल्टीपल असाइनमेंट्स को असाइन करना चाहते, मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन करना चाहते हैं, जैसे A, B, C, तो यहाँ तीनों की वैल्यू क्या है 10 है। अगर आपने A, B, C अगर मैंने लिखा 2, 3, 4, तो A की वैल्यू क्या होगी 2, B की वैल्यू क्या होगी 3 और C की वैल्यू क्या होगी 4। ठीक है, इस सीक्वेंस में होता है। तो अब हम करते हैं
ये वाला क्वेश्चन इसी के बेस पर है ये। तो देखो ए बी सी की वैल्यू यहाँ से ये आ गई। अब कह रहा है सी और बी, अब वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, सी और बी की। तो सी की जो वैल्यू है वो क्या है, बी प्लस टू, मतलब सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी प्लस टू। बी की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है बी प्लस टू से, बी प्लस टू, ठीक है ना। और बी की वैल्यू क्या है, बी माइनस टू, बी की वैल्यू 5 है, तो 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, और ए की तो सेम ही है, ए में तो कोई चेंज हुआ ही, ओ सॉरी ए में भी चेंज हो रहा है, सॉरी आगे वाला स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो ए क्या हो रहा है सी प्लस बी, अब सी की वैल्यू कितनी है 7 और बी की वैल्यू कितनी है 3, है ना। सी की वैल्यू कितनी है 7 और ए की वैल्यू बी की वैल्यू कितनी है 3, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 10, भाई ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 10 होगी ना। अब ये करें प्रिंट ए बी सी और सेपरेटर बीच में क्या आ गया @ है ना। तो पहले ए की वैल्यू क्या है 10, फिर आप सेपरेटर लिखो, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू यहाँ से देखो 3, फिर @ लिखो, फिर सी की वैल्यू कितनी है 7, तो ये आपका आउटपुट हो गया। देखो एक लाइन लिखते ही आपको 2 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है ना, एक लाइन लिखते ही आपको 2 नंबर मिल जाते हैं और बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके पास, आप कोशिश करना इनको सोल्व करने की, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने टोटल 20 क्वेश्चंस हमने सोल्व किए हैं। इसके आगे वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम आफ्टर 21 क्वेश्चन से लेकर के 35 जो क्वेश्चन है हमारे, उनको हम सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।